जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और निरंतर अध्ययनशील होंगे। इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और पिछले क्लास में जो मैंने आप लोगों को अध्ययन कराया था, दर्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। दर्शन का अर्थ बताया, थोड़ा सा आप लोगों को परिभाषा बताया था और उसमें जो भी कुछ तथ्य आए थे उस पर चर्चा किया था हम लोगों ने। और उसके बाद लास्ट में जाते जाते हम लोगों ने दर्शन की प्रकृति तक चर्चा किया था। आज का जो विषय है प्यारे बच्चों, वो है दर्शन का अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु। इसको समझते हैं कि ये क्या है। प्रायः बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अध्ययन क्षेत्र और विषय वस्तु को एक ही मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या अंतर है? अध्ययन क्षेत्र का अर्थ उस सीमा से होता है जहां तक किसी विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए। किसी भी विषय का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कहलाएगा कि इसका अध्ययन क्षेत्र है। दर्शन में हम कहते हैं कि पृथ्वी पर अध्ययन किया जाना चाहिए, ब्रह्मांड पर अध्ययन किया जाना चाहिए, आत्मा परमात्मा पर अध्ययन किया जाना चाहिए, जीव जगत पे अध्ययन किया जाना चाहिए। अगर किया जा रहा है तो इसका मतलब वो उसका अध्ययन क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, जहां तक कोई नहीं पहुंचा रहता है वहां तक दर्शन पहुंचता है, तो इसका मतलब वो अध्ययन क्षेत्र होगा। जहां पर कुछ विचार दिए जा रहे हैं, किसी भी वस्तु के बारे में कुछ बोला जा रहा है, वो क्या है? उसका अध्ययन क्षेत्र है। मतलब उसने अध्ययन किया तभी वो बोल रहा है ना, तो उसका अध्ययन क्षेत्र होगा। जबकि विषय वस्तु का अर्थ उस सीमा से होता है जिस सीमा तक अध्ययन किया जा सका है। विषय वस्तु का मतलब ये है कि अगर कोई टॉपिक लिए हैं और उस टॉपिक में हमने कहाँ तक अध्ययन किया है, इससे किया जा सकता है ना, तो इससे लगाया जाता है आपका विषय वस्तु से। ठीक बात। तो किस सीमा तक अध्ययन किया जा सकता है। अच्छा, जहां तक दर्शन के क्षेत्र की बात है वह बहुत ही व्यापक है। हमने कहा ना कि काफी व्यापक है और कोई ऐसा ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं वो सब दर्शन के अंतर्गत आती है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड और उसकी समस्त वस्तुएं एवं क्रियाओं के वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। इसके अंतर्गत, दर्शन के अंतर्गत ब्रह्मांड के जितने भी वस्तु हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उसका खोज किया जाता है ना। किसके अंतर्गत? दर्शन के अंतर्गत। वास्तविक स्वरूप की खोज की जाती है। क्या है इसका वास्तविक स्वरूप? क्या है? किससे बना है? ये सारे प्रश्नों का हल ढूंढा जाता है दर्शन में। ठीक है, परंतु इस क्षेत्र में हमने अभी तक जो कुछ सोच समझ पाया है वह सब क्या है? दर्शन की विषय वस्तु है। जो हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, इसमें जो कुछ भी हम समझ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, ये सभी के सभी क्या है? दर्शन है। कहा जाता है दर्शन के बारे में ना, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जो देखा जाए वो दर्शन है, या जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है, या जिसकी सहायता से हम सत्य की खोज करते हो वो क्या है? दर्शन है। वो दर्शन का विषय है। ठीक है, तो सत्य की खोज किया जाता। अब इसके भारतीय दर्शन के अंतर्गत, क्योंकि ये बात उपनिषद में कही गई है, जो दृश्यते अनेन इति दर्शनम की हमने बात किया, वो भारतीय उपनिषद में वो बात कही गई है कि जिसके द्वारा सत्य की खोज की जाए वो क्या है? दर्शन है। तो भारतीय चिंतन दर्शन का जो क्षेत्र है उसमें प्रमुख 3 भागों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला भाग आता है आपका तत्व मीमांसा। इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफिजिक्स। ये क्या है समझेंगे आगे। ज्ञान मीमांसा, ये भी दूसरा भाग है ना। उसके पश्चात आपका मूल्य मीमांसा है, तीसरा भाग।
जो इसको एक्सियोलॉजी कहते हैं हम लोग। तो ये मुख्यतः 3 भाग हैं, लेकिन इन तीनों भागों के अंतर्गत भी अन्य बहुत सारे भाग हैं जिसका अध्ययन हम दर्शन के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं प्यारे बच्चों कि ये तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और मूल्य मीमांसा क्या है। लेकिन उसको समझने से पहले इसको आप नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए ये, उसके बाद आप लोगों को बताते हैं। देखिए, तीनों में जो पहला है प्यारे बच्चों तत्व मीमांसा, इसको हम लोग अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तत्व मीमांसा को हम लोग तत्व विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, जो कि अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक्स बोलते हैं। और मेटाफिजिक्स जो है वो 2 ग्रीक शब्दों मेटा और फिजिक्स से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, मेटा का अर्थ होता है परे, बियॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। ठीक, तो इस प्रकार मेटाफिजिक्स का जो अर्थ हुआ प्रकृति से परे, अर्थात प्रकृति से परे क्या है इसको जानना ही मेटाफिजिक्स कहलाता है, मतलब तत्व मीमांसा कहलाता है प्यारे बच्चों। इस खोज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विषय को ही हम क्या कहते हैं, तत्व मीमांसा के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो किसको कहते हैं, मेटाफिजिक्स है जो वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा, एक तो मेटा और दूसरा फिजिक्स। मेटा का अर्थ होता है परे और फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति। तो मतलब जहां पर प्रकृति से परे का अध्ययन किया जाएगा वही क्या हो जाएगा, आपका तत्व मीमांसा हो जाएगा। या इसे जानना ही क्या कहलाएगा, जो प्रकृति से परे है उसको जानना ही क्या कहलाएगा, आपका मेटाफिजिक्स कहलाएगा प्यारे बच्चों। ठीक बात। तो सर्वप्रथम मेटाफिजिक्स का प्रयोग एंड्रोनिकस नामक विद्वान ने किया था। किसने किया था, पूछ सकता है, तो नाम जान लीजिए, एंड्रोनिकस ने किया था। अब तत्व मीमांसा के अंतर्गत अगर आप देखते हैं तो मुख्यतः कुछ चीजें होती हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं, तो पहला है ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान का, दूसरा है आत्मा संबंधी ज्ञान का, और तीसरा है सृष्टि शास्त्र का, और चौथा है सत्ता शास्त्र का हम अध्ययन तत्व मीमांसा के अंतर्गत प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान क्या है, किसको कहते हैं, तो इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, या कह सकते हैं कि ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान जो है वो, इसको अंग्रेजी में हम लोग थियोरोलॉजी बोलते हैं। और थियोरोलॉजी जो है वो आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला तो एक तो है थियो और दूसरा है लोगस। थियो को हम लोग जो है ईश्वर कहते हैं, थियो का जो अर्थ होता है वो होता है ईश्वर, गॉड। और लोगस का जो अर्थ होता है उसको हम लोग बोलते हैं विज्ञान या अध्ययन का क्षेत्र बोल सकते हैं। ठीक, तो ईश्वर विज्ञान इसको हम लोग कहते हैं या ईश्वर विज्ञान के नाम से जानते हैं। अब इसके अंतर्गत जो है ईश्वर से संबंधित चिंतन किया जाता है, जैसे ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है तो उसका क्या प्रमाण है ना। हमें तो बहुत लोग कहते हैं ना ईश्वर हमें दिखाई नहीं देता है, दिखाओ हमें, तो प्रमाण मांगा जाता है ना। तो अगर ईश्वर है तो प्रमाण क्या है, ठीक है। यदि नहीं है तो क्यों नहीं है, ईश्वर व जगत में क्या संबंध है। इन सारे प्रश्नों का समाधान हम ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान में खोजते हैं या कह सकते हैं थियोलॉजी में खोजते हैं प्यारे बच्चों। जहां पर ईश्वर से संबंधित प्रश्नों का निराकरण खोजा जाता है, ईश्वर है तो कैसा दिखता है, उसका स्वरूप क्या है, ठीक है, उसका अस्तित्व है कि नहीं है, प्रमाण क्या है, ये बहुत सारे प्रश्नों का खोज यहाँ पर किया जाता है। किसके अंतर्गत, थियोलॉजी के अंतर्गत प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बता रहा हूँ। तो इसको
नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका मूल्य मीमांसा के अंतर्गत दूसरा या बी पॉइंट जो है आत्मा संबंधी तत्वज्ञान, जो हमने बताया था मेटाफिजिक्स ऑफ द सॉइल। इसमें मुख्य रूप से आत्मा जो संबंधी चिंतन किया जाता है, ठीक है, और देखा जाता है, क्योंकि इसमें आत्मा से ही संबंधित हम चिंतन करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि आत्मा का अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है, आत्मा व शरीर के साथ क्या संबंध है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं और उसी पर विचार जो किया जाता है तत्व मीमांसा के अंतर्गत, उसको हम लोग बोलते हैं आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान ना, कि भाई आत्मा है क्या। एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करता है, एक शरीर को छोड़ता है तो दूसरे शरीर में धारण करता है, ये आत्मा है क्या। लोग कहते हैं अजर है, अमर है, तो ये बहुत सारे कहीं ना कहीं अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। अभी कहते हैं अजर है, अमर है, तो उसका स्वरूप क्या है, इसका शरीर के साथ क्या संबंध है, क्या आत्मा को जीवित रहने के लिए क्या शरीर की ही आवश्यकता पड़ती है। ये बहुत सारे चीजों का अध्ययन हम आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तीसरा है सृष्टि, जिसको हम लोग विश्व के नाम से भी जानते हैं, संसार के नाम से भी जानते हैं। शास्त्र, कॉस्मोलॉजी इसको बोलते हैं। सृष्टि शास्त्र या विश्व शास्त्र में विश्व की उत्पत्ति, अब इसमें विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप कैसा है, उसका विकास कैसे हुआ, आदि विषयों संबंधित चिंतन किया जाता है ना। ये जो विश्व है वो कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका विकास किस तरीके से हुआ है, किन किन एलिमेंटों से बना हुआ है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम सृष्टि के अंतर्गत करते हैं या सृष्टि शास्त्र के अंतर्गत कह सकते हैं, करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सत्ता शास्त्र, उसको ओंटोलॉजी बोलते हैं, और ओंटोलॉजी शब्द सर्वप्रथम जर्मन के जो दार्शनिक थे सी उल्फ, उन्होंने किया था। सत्ता शास्त्र में सत्ता का तात्पर्य परम सत्ता से है, बोलते हैं ना परम सत्ता, जो कि सारी चीजें चला रहा है, संचालित कर रहा है ना। अब इसके अंतर्गत परम सत्ता जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसका अस्तित्व से संबंध या संबंधित चिंतन करते हैं। अब इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि परम सत्ता क्या है। एक तो है सत्ता और दूसरा है परम सत्ता क्या है। इस सत्ता को चलाने के लिए, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी को चलाने के लिए, अब पृथ्वी को हम सत्ता मान ले रहे हैं, तो इस सत्ता को चलाने के लिए कौन है, तो हम जिसको कहते हैं परम सत्ता है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसी पावर है जो इस पृथ्वी को चला रहा है, संचालित कर रहा है, तो है कौन। ठीक है, तो परम सत्ता क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है। ये बहुत सारे चीजों, प्रश्नों का कहीं ना कहीं ये सत्ता शास्त्र के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कुछ विद्वान मेटाफिजिक्स के लिए ऑन्टोलॉजी शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे तो ऑन्टोलॉजी को ही मेटाफिजिक्स कह दिया जाता है। ठीक बात। अब देखिए, ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा। प्रमाण का मतलब होता है शुद्धता से, प्योरिटी से। ठीक है, तो इसको हम लोग एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, और ये एपिस्टेमोलॉजी जो है वो दो शब्दों से, अंग्रेजी के, पहले तो यही समझ लीजिए कि ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा को अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है, और ये एपिस्टेमोलॉजी जो है दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन सा, एपिस्टमे और दूसरा है लॉजी। इसका एपिस्टमे का अर्थ होता है ज्ञान, ज्ञान से लगाया जाता है, और लॉजी का जो अर्थ होता है विज्ञान से लगाया जाता है। तो इस प्रकार एपिस्टेमोलॉजी का अर्थ हुआ ज्ञान का विज्ञान, साइंस ऑफ नॉलेज। जहां पर ज्ञान
का विज्ञान की बात की जाएगी, इसका मतलब होगा कि ज्ञान मीमांसा की बात की जा रही है प्यारे बच्चों। अब एपिस्टेमोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम J.F. फेरिवर ने किया था। किसने किया था? J.F. फेरिवर ने किया था। अब इसके अंतर्गत आप देखेंगे ज्ञान मीमांसा या प्रमाण मीमांसा के अंतर्गत, तो ज्ञान क्या है, उसके प्रकार क्या हैं, पहले तो नॉलेज क्या है, यही समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आम व्यक्ति के बस की ये बात नहीं है। हम दिन भर में 2-4 दार्शनिक बातें कर लेते हो ना, कुछ अच्छे अच्छे विचार हमारे मन में उत्पन्न हो जाते हो, तो हम उसी को मान लेते हैं कि हम अपने आप को दार्शनिक समझ लेते हैं कि अरे वाह क्या दार्शनिक बात की है आपने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दर्शन की जानकारी रखते हैं। वास्तव में ज्ञान है क्या, कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके कितने साधन हैं, उसका स्वरूप क्या है ना, और उसका लक्ष्य क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी सत्यता क्या है, उसकी सीमा क्या है, ज्ञाता क्या है, ध्येय क्या है, ये बहुत सारी बातों का कहीं ना कहीं प्रश्न का उत्तर जहां खोजने का प्रयास करते हैं, उसको हम लोग ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। और ज्ञान मीमांसा को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रमाण मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। अब सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए या सही ज्ञान को हम प्रमा कहते हैं। अगर देखा जाए यहीं पे तो क्या शब्द यूज किया जाता है? प्रमा बोला जाता है। ठीक है, सही ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रमा कहा जाता है। और जिसके द्वारा सही ज्ञान उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं प्यारे बच्चों। तो सही ज्ञान को क्या कहा जाता है? प्रमा कहा जाता है। और जिसके द्वारा सही ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? तो प्रमाण बोलते हैं। जिसको हम लोग शुद्ध की बात कर रहे थे, प्योरिटी की बात कर रहे थे, ये प्रमाणिक है। जो भी अगर ज्ञान दिया जाए वो प्रमाणिक हो, शुद्ध हो, तो इसका मतलब प्रमाण मीमांसा है। अब प्रत्येक भारतीय दर्शन में आप देखेंगे तो प्रमाण की बात की गई है, इसी प्रमाण मीमांसा की बात की गई है, जिसके अंतर्गत आप चार्वाक दर्शन, भारतीय दर्शन की जब बात करते हैं तो जिसमें हम चार्वाक दर्शन की बात करते हैं, वो संख्या पर मत देते हैं। किस पे मत देते हैं? संख्या पर। तो संख्या पर अपना मत जब देते हैं तो वहां भी प्रामाणिकता पर बल दिया जाता है। जिसमें चार्वाक के अंतर्गत अगर देखा जाए तो चार्वाक जो दार्शनिक हैं वो मानते हैं प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है उसी को एकमात्र वो साधन मानते हैं, जो उनको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता हो वही एकमात्र समझते हैं प्रमाण। ठीक है, अगर और आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध दर्शन में अगर आप बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन में देखेंगे तो जो प्रत्यक्ष रूप से दिखता हो और जो अनुमान या अनुभव के आधार पर हम महसूस करते हो उसको वो सत्य मानते हैं। अब हम प्रामाणिकता किसके आधार पे करते हैं भाई? तो इसी ज्ञान के आधार पर करते हैं, इसी प्रमा के आधार पे करते हैं, इसी प्रमाण के आधार पर करते हैं। ठीक है, बिना ज्ञान का आप किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी एलिमेंट्स के बारे में आप सही विचार नहीं रख सकते हैं। जब तक आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा आप उसके बारे में कुछ भी विचार नहीं दे सकते हैं। सपोज करिए कि कभी आपने मार्कर ना देखा हो, देखें तो अच्छी बात है, सपोज करिए कि नहीं देखे हैं, या कोई बालक ऐसा हो जो मार्कर को ना देखा हो और उसके बारे में उससे पूछा जाए कि ये मार्कर क्या होता है बेटा, तो क्या वो बता लेगा? नहीं बता पाएगा। अगर कोई व्यक्ति माल्थस के बारे में नहीं जानता होगा, कोई व्यक्ति स्किनर के बारे में नहीं जानता होगा, अगर उस व्यक्ति से आप पूछिए कि माल्थस कौन था, स्किनर महोदय कौन है, तो शायद उसके बारे में वो व्यक्ति अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बारे में उसको ज्ञान नहीं है। आप विचार तभी दे सकते हैं, उसको प्रमाण तभी प्रस्तुत कर सकते हैं जब आपको ज्ञान हो। और ज्ञान किसके द्वारा होगा? प्रमा के द्वारा होगा, और तभी आप उसको सिद्ध भी कर सकते हैं।
ज्ञान के माध्यम से ही हम जो बातें कहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो देखते हैं, अनुभव करते हैं, देख तो हम बहुत सारी चीज़ों को रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है उसके बारे में। तो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान होना चाहिए, और अनुभव जो करते हैं वो बौद्ध दर्शन वाले उसी को प्रमाणिक मीमांसा मानते हैं या प्रमाण मीमांसा मानते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं जैन की ना, जैन मीमांसा की, या फिर मीमांसा नहीं, जैन दर्शन की बात करते हैं, सांख्य दर्शन की बात करते हैं, योग दर्शन की बात करते हैं, तो ये सभी भी जितने भी योग दर्शन में थे, पतंजलि महोदय या फिर सांख्य दर्शन में जितने, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो वो भी प्रत्यक्ष और अनुभव को ही मुख्य रूप से स्वीकार करते हैं। उनका भी मानना है कि ज्ञान के आधार पर ही हम प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं और उसका अनुभव महसूस कर पाते हैं। जब ज्ञान ही ना हो तो हम किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये है ज्ञान मीमांसा का प्रमाण मीमांसा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। समझते हैं प्यारे बच्चों, तीसरा जो पॉइंट है मूल्य मीमांसा। इसको हम लोग अंग्रेजी में एक्सियोलॉजी के नाम से जानते हैं, और एक्सियोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। वो कौन कौन सा है? एक तो एक्सियोस है और दूसरा लॉजी। एक्सियोस का जो अर्थ होता है वो होता है मूल्य, और लॉजी का जो अर्थ होता है विज्ञान। अगर दोनों शब्दों को मिला करके एक्सियोलॉजी शब्द को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो जो मूल्य का विज्ञान का अध्ययन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मूल्यों का क्या स्वरूप है? मूल्यों का स्वरूप, उनका ज्ञान, विश्व के साथ इसका क्या संबंध है, इसी विषय पर चिंतन किया जाता है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सियोलॉजी कहते हैं प्यारे बच्चों, या फिर मूल्य मीमांसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो किसका करते हैं? मूल्य के विज्ञानों का अध्ययन करते हैं, जिसमें क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है ना, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, इन सब बातों का कहीं ना कहीं अध्ययन एक्सियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन इसके अंतर्गत भी मुख्यतः कुछ विषय होते हैं जिन विषयों के अंतर्गत इन सब चीज़ों की चर्चा की जाती है। ठीक, या फिर कह सकते हैं अध्ययन किया जाता है। तो मुख्यतः इसके 3 विषय हैं। पहला है आचार मीमांसा, जिसको हम लोग आचार मीमांसा को नीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तर्क शास्त्र, ठीक है, लॉजिक भी हम लोग बोलते हैं इसको। उसके बाद है सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, अब समझते हैं। पहला है आचार मीमांसा, एथिक्स। आचार मीमांसा को नीति शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, जैसे मैंने बताया। यह व्यक्ति और समाज के अच्छे बुरे कर्तव्यों पर चिंतन करता है। व्यक्ति और समाज के जो व्यक्ति और समाज है ना, अब उन व्यक्ति के समाज में जो अच्छे और बुरे कर्तव्य हैं उसका अध्ययन करता है, उस पर चिंतन करता है। ठीक है, और दोनों के लिए नैतिकता अनैतिकता का मापदंड प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत उचित अनुचित, नैतिक अनैतिक, शुभ अशुभ आदि विषयों पर चिंतन करता है। ठीक है, तो व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति क्या है? एक समाज का हिस्सा है, और समाज में रह करके ही बहुत सारे कर्मों को वो करता है। तो जो कर्म कर रहा है अच्छा है कि बुरा है, सही है कि गलत है, नैतिक है कि अनैतिक है ना, करणी है कि अकरणी है, वांछनीय है कि अवांछनीय, इन सब पर विचार या चिंतन जो किया जाता है उसी को हम लोग आचार मीमांसा के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। इतनी बात समझ में आगे बढ़ते हैं। तर्कशास्त्र, लॉजिक जिसको हम लोग बोलते हैं। तर्कशास्त्र में तर्क के प्रकारों और उनके विकसित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब तर्क करने के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जो कि आप लोग भी अगर गणित का सवाल लगाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि बुद्धि जो है अपने व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपने अपने बुद्धि के आधार पर तर्क लगाता है। कोई वहां तक पहुंच जाता है, कोई नहीं पहुंच पाता है ना।
और तर्कशास्त्र में आप देखेंगे तो तमाम विधियां बताई गई हैं। कहा जाता है जहां न पहुंचे छवि वहां पहुंचता है कवि, तो दर्शन भी ठीक इसी प्रकार है। हर एक व्यक्ति का देखने का नजरिया अपना अपना होता है, ठीक है। तो इनमें विकसित विधियों का अध्ययन किया जाता है। वो कौन कौन सी विधियां हैं उसका अध्ययन किया जाता है तर्कशास्त्र के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है? तर्क करने का सिद्धांत क्या है? लॉजिक है कि बिना लॉजिक का ही तर्क कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हम तर्क कर रहे हैं कि अगर यहाँ से दूर हम जाएंगे तो हम आकाश को पकड़ लेंगे। एक बालक होने के नाते मन में जिज्ञासा होती है, दूर तो दिख रहा है, हम आसानी से उसको पा सकते हैं, तो क्या ये तर्क संगत है कि असंगत है? ठीक है, इस पे भी चिंतन किया जाता है। तर्क करने के जो सिद्धांत है, तर्क करने की प्रणालियां कौन कौन सी है जिसमें शुद्धता मापी जाती हो कि सही है कि गलत है। तर्क आप कर रहे हैं तो वो सही है कि सही नहीं है, तो तर्क की प्रणालियों का चिंतन किया जाता है। इसकी सत्यता असत्यता आदि का चिंतन किया जाता है। जो तर्क किया गया वो कहाँ तक सही सिद्ध होता है और कहाँ तक सिद्ध नहीं होता है, इस पे भी चिंतन किया जाता है। ठीक है, मनुष्य के निर्माण नहीं है, मनुष्य के निर्णय प्रमाणिक है या अप्रमाणिक है, इसकी जांच तर्क शास्त्र ही करता है। जो प्रमाण दिए जा रहे हैं वो सत्य है कि असत्य है, इसकी जांच हम तर्क शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये मानव जो शरीर है वो कुछ इंद्रियों कर्मेंद्रियों, या फिर अगर दर्शन की भाषा में कहते हैं या मनोविज्ञान की भाषा में कहते हैं तो इस तरीके से बता देते हैं। साइंस की भाषा में जब हम कहते हैं तो तमाम कहते हैं कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है ना। और ये कोशिकाएं किससे मिलकर के बनी हुई हैं? तो छोटे छोटे कहते हैं अणुओं से मिलकर के बना हुआ है। और अणु किससे मिलकर के बने होते हैं? अगर प्रश्न की गहराई में हम चले जा रहे हैं और उसकी प्रामाणिकता देते चले जा रहे हैं जहां तक सत्य है, लेकिन जहां हम नहीं सोच पा रहे हैं, अणुओं का जो विभाजन होता है तो हम जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं, और वो भी किससे मिलकर के बना हुआ है? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। अब वो कण किससे बने हुए हैं? तो जहां तक विज्ञान नहीं खोज पाता है तब हम दर्शन की बात करते हैं, और वहीं से विचार की उत्पत्ति होती है। लोगों ने जिस तरीके से देखा, समझा, सिद्ध किया, जाना, और उस तरीके का विचार वो देते हैं। सिद्धांत की बात करते हैं, उस तरीके का सिद्धांत दे दिया जाता है, और उसको समाज जो है, व्यक्ति जो है वो स्वीकार करता है। फिर आकर के वो कुछ समय के लिए स्वीकार ली जाती है या उस समय के लिए स्वीकार ली जाती है, फिर जाकर के कोई व्यक्ति और जाकर के उसको सत्यता की जांच करता है कि जो कहा गया क्या सही है, या उस समय परिप्रेक्ष्य के लिए सही था, आज वर्तमान समय के लिए अगर सही नहीं है तो फिर से खोजा जाता है, तो फिर से एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। अब उसके देखने का नजरिया कुछ और था, आधुनिक समय में देखने का नजरिया कुछ और रहा। ये दर्शन है, ये दर्शन का विषय है। ठीक है, तो मनुष्य के निर्णय प्रमाणिक हैं या अप्रमाणिक हैं, इसकी जांच तर्कशास्त्र ही करता है। कहाँ तक सत्ता है, कहाँ तक असत्य है, इसकी जांच किसके अंतर्गत की जाती है? तो वो तर्कशास्त्र के अंतर्गत प्यारे बच्चों किया जाता है। ठीक, इसको भी नोट कर लें, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। फटाफट चल लीजिए पहले। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है प्यारे बच्चों, सौंदर्य शास्त्र। हम लोग इसको एस्थेटिक्स भी बोलते हैं, और सौंदर्य शास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एस्थेटिक्स बोला जाता है। और एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम A.G. बामगर्टिन ने किया था। इसके अंतर्गत आप सौंदर्यानुभूति, सौंदर्य का स्वरूप, इसका या कह सकते हैं उसका अस्तित्व क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है, उसका महत्व आदि का चिंतन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर व्याख्या के रूप में हम देखते हैं और समझते हैं तो इसके साथ साथ हमें यह समझ में आता है कि जीवन
वास्तविक संदर्भ प्राप्त करने की तमाम जो विधियां हैं और उन विधियों में भी आती हैं। और अगर बात किया जाए इसका क्षेत्र जो आज कुछ हमने बताया दर्शन के रूप में कि दर्शन का क्षेत्र क्या है और इस विषय वस्तु को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, तो इतने भागों में 3 मुख्यतः भाग थे और उस मुख्यतः 3 भाग के अंतर्गत भी बहुत सारे भाग थे जिसके अंतर्गत हम हर एक चीज़ों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे तमाम विधियां बनाई गई हैं जिसके आधार पर हम विषय वस्तु को समझ सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा प्यारे बच्चों तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में सामान्य सा थोड़ा सा परिचय जो आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरा ये प्रयास था कि मैं इन 3 शब्दों को आप लोगों के सामने रखूं और आप समझ पाएं कि तत्व मीमांसा क्या होता है, मूल्य मीमांसा क्या होता है, ज्ञान मीमांसा क्या होता है। क्योंकि अगर ये 3 बातें आप समझ जाते हैं तो दर्शन में आप देखेंगे कि क्या किसके द्वारा समझने का प्रयास किया जाता है, आप आसानी से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपको वेस्टर्न फिलोसफर की बात किया जाएगा या इंडियन फिलोसफर की बात की जाएंगी तो उसमें भी विचार ही हैं और उन विचारों को समझने के लिए शायद इन तीनों चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी कि इन्होंने जो देखने का नजरिया रहा होगा किस रूप में देखा होगा, तभी आप दर्शन को समझ पाएंगे। अन्यथा दर्शन अपने आप में जहाँ से हम लोग चलते हैं फिर वहीं से दूर तक पहुँचने के पश्चात फिर लौट के आते हैं तो वहीं पे मुख्य बिंदु पर ही हम पहुँच करके आ जाते हैं। तो घुमा फिरा करके अगर बात किया जाए तो दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। दर्शन में हमने एक बार पहले भी बताया था कि प्यारे बच्चों आप जब पढ़ते हैं, आप प्राथमिक पढ़ते हैं तो सभी लोग प्राथमिक में रहते हैं ना, कक्षा 1, 2, 3 बोला जाता है। उसके बाद उच्च प्राथमिक पढ़ते हैं, माध्यमिक पढ़ते हैं, उच्च माध्यमिक पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब आप ऊपर जाते हैं तो आप देखे होंगे कि कई कैटेगरी में विभाजित हो जाता है। एक हो जाता है साइंस का ग्रुप, एक हो जाता है आर्ट साइंस का ग्रुप ना, उसमें भी कई कैटेगरी है। होम साइंस हो गया, वाणिज्य हो गया ना, कॉमर्स के रूप में। फिर उसके पश्चात आप यूजी कर लेते हैं तो पीजी में भी चले जाते हैं। तो पीजी में भी आप देखे होंगे बीए बीएससी के बाद आप एमए हो जाता है, एमएससी हो जाता है, इधर उधर जहाँ बीकॉम किए रहते हैं वहाँ एमकॉम हो जाता है ना, और सबके साथ अलग अलग वो नाम जुड़ा रहता है। लेकिन जब आप एमए करने के पश्चात पीएचडी करने जाते हैं तो सबके साथ, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, सबके साथ क्या जुड़ जाता है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी जुड़ जाता है। वहां पर आप जिन क्षेत्रों में खोज करते हैं, विचार देते हैं, तो उस विचारों को ही हम फिलॉसफी के रूप में जानते हैं। तो सबके साथ क्या जुड़ जाता है, फिलॉसफी सब्जेक्ट जुड़ जाती है। फिर आर्ट साइंस कोई मतलब नहीं रह जाता है, तब आप उन क्षेत्रों में फिलॉसफी ही कहलाते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यही है थोड़ा सा मोटे तौर पे इसकी जानकारी। और मेरा ये प्रयास था कि मैं आपको 3 बातें समझा पाऊँ। आपको कितना समझ में आया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा दर्शन और शिक्षा में क्या संबंध होता है, हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग।